स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कि कल आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि गुजरात के अंदर जो प्रोजेक्ट है वेदांता और फॉक्सकॉन का वो सेटअप किया जाएगा। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है $20 बिलियन का, और कोशिश यही है कि भारत के अंदर ही ज़्यादा से ज़्यादा जो सेमीकंडक्टर होता है, फैब्रिकेशन ग्लासेस होते हैं, वो सब मैन्युफैक्चर किए जाएं और भारत की तो आपूर्ति होगी लेकिन साथ साथ हम एक्सपोर्ट भी करें। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर महाराष्ट्र और गुजरात में काफ़ी बड़ा विवाद चल रहा था। एक्चुअली यहाँ पर आप देखोगे महाराष्ट्र के अंदर जो अपोजिशन पार्टी है इस समय, उनका अब ये कहना है कि जो अभी प्रेजेंट की रूलिंग पार्टी, आपको पता होगा अभी रिसेंटली एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बने हैं और जो फडणवीस जी हैं वो आपका डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो उन्होंने एक प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के कहने पर जो प्रोजेक्ट है उसको महाराष्ट्र से गुजरात शिफ्ट कर दिया। ऐसा अपोजिशन का एलिगेशन है। तो ये हुआ कैसे? क्योंकि ज़्यादातर यही माना जा रहा था लास्ट मोमेंट तक कि जो पूरा प्रोजेक्ट है वो महाराष्ट्र के अंदर जाएगा। अब देखिए, इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट होता है ना, वो किसी भी राज्य के लिए एक बहुत बड़ा बूम होता है। मतलब उसकी वजह से इतने सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। और ये महाराष्ट्र अब लूज कर चुका है, तो ये सारे कारण हम देखेंगे। और एक प्रकार से आप कह सकते हो कि पिछले साल ही यहाँ पर RBI का जो डेटा आया था उसमें भी यही बताया गया कि गुजरात मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत में नंबर 1 बन चुका है। तो किस आंकड़े से बना है वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज शाम से ही यूपीएससी का कोर्स लॉन्च हो रहा है, यूपीएससी का बैच लॉन्च हो रहा है। लाइव क्लासेस होंगी एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। हर रोज शाम को 6 बजे ये क्लास होगा एंड यू कैन यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पे जाके, और ये कोर्स को सिर्फ 19,000 में आप ले सकते हैं। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, जैसा मैंने आपको बताया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए इतने सारे फीचर्स हैं, प्रीलिम्स की तैयारी कराई जाए आपके लिए, और एक मेंटर भी दिया जाएगा। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, एक पॉलिटिकल फायर स्टॉर्म क्रिएट हुआ है महाराष्ट्र के अंदर। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो वेदांता और फॉक्सकॉन का पूरा ज्वाइंट वेंचर है वो आपका गुजरात के अंदर शिफ्ट किया गया है। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये भी साइन किया गया था कल ही, और इसको लेकर गुजरात जो है वो सेलिब्रेट कर रहा था। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जो लोग थे दुखी थे। इनफैक्ट जो कल मैंने वीडियो बनाया था उसके अंदर भी आप में से बहुत से लोगों ने यहां पर यही बोला कि ये तो प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में जा रहा था, कैसे गुजरात में चला गया। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो जुलाई के एंड में ही यहां पर जो कंपनीज हैं, ये जो वेदांता है, फॉक्सकॉन है, इनके जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने मुलाकात की थी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी के साथ, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी के साथ। लेकिन एट दी एंड ये सारी चीज़ें सफल नहीं हो पाई। बताया जा रहा था कि पुणे के पास यहाँ पर जो जगह है तालेगांव फेज 4, वहाँ पर 1000 एकड़ में ये जो प्लांट है वो लगाया जाएगा। लेकिन अब जैसा कि मैंने बताया कि जो दोनों लोग हैं, जो महाराष्ट्र की सरकार है, उनके लिए मुसीबत हो गई है। वो लोग अब समझा नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार ये प्रोजेक्ट आखिरकार महाराष्ट्र से गुजरात में गया कैसे। इसको शुरुआत करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो वेदांता और फॉक्सकॉन का ये प्रोजेक्ट है, ये 60-40 ज्वाइंट वेंचर है। मतलब 60% हिस्सा वेदांता जो अनिल अग्रवाल की कंपनी है उनके पास रहेगा, और जो फॉक्सकॉन जो ताइवान की कंपनी है उनके पास 40% हिस्सा रहेगा। और इसकी वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह हो गए, बहुत सारी जो चीजें होती हैं आपका, उसके लिए जो सेमीकंडक्टर है, जो चिप है, वो प्रोवाइड किया जाएगा और भारत को सेल्फ रिलायंट बनाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि अगेन ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है अगर ये सक्सेस हुआ तो। लेकिन क्वेश्चन ये है कि महाराष्ट्र से जब ये प्रोजेक्ट गया है गुजरात के अंदर, इसकी वजह से महाराष्ट्र को क्या क्या नुकसान होगा वो मैं आपको पहले बताता हूं। देखिए, बताया ये जा रहा था कि अगर ये प्रोजेक्ट जिस राज्य में रहेगा उसमें 26,200 करोड़ का स्टेट GST, सोचिए 26,200 करोड़ का एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से इतना बड़ा स्टेट GST ये आने वाला था, लेकिन नहीं आ पाएगा। 80,000 से 1 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब यहां पर मिलता। $20 बिलियन से लेकर और भी 5.5 से 8 बिलियन डॉलर एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया जाता, और उस राज्य की जो GDP ग्रोथ है उसको एक बहुत बड़ा बूम मिलता। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा बताया जा रहा है कि 150 से ज़्यादा कंपनीज
एक प्रकार से वैल्यू चेन के अंदर आ जाती, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट अगर लगता है तो उसके आसपास जो छोटे छोटे कंपनीज हैं वो भी यहाँ पर शामिल हो जाते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं, और जिसकी वजह से 70,000 से 1 लाख और नौकरियां क्रिएट होती, मतलब टोटल आप कह सकते हो 2 लाख तक एक्स्ट्रा जो जॉब है वो क्रिएट हो सकता था, लेकिन ये अब महाराष्ट्र में नहीं हो पाएगा। देखिए महाराष्ट्र की सरकार ने ऑफर क्या दिया था, क्योंकि बहुत सारे राज्य थे, तेलंगाना हो गया, कर्नाटका हो गया, सब ऑफर देने के लिए रेडी थे कि आप हमारे राज्य में आइए और इसको सेटअप करिए, लेकिन आखिरकार महाराष्ट्र की सरकार ने क्या ऑफर दिया था ये आपको यहां पर पता होना चाहिए। बताया यह जा रहा है कि महाराष्ट्र का जो सबसे बड़ा ऑफर था वो था कैपिटल सब्सिडी ऑफ अप टू 30%। मान लो कैपिटल सब्सिडी का मतलब है कि जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, मशीन्स वगैरह आते हैं, जो भी कुछ होता है, उसमें सरकार 30% तक सब्सिडी देती। मतलब अगर ये लोग 10,000 करोड़ खर्च करते तो इस पे 3,000 करोड़ सरकार अपनी तरफ से दे सकती थी। ऐसा महाराष्ट्र की सरकार ऑफर दे रही थी। अब देखो एग्जैक्ट ऑफर क्या है क्या नहीं है वो सब पता नहीं चल पाता, यहां पर तो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ लीक होती हैं, बताया जाता है, तभी हो पाता है। और जैसा मैंने बताया कि ये जो प्लांट है वो कहां पर होता है, तालेगांव इंडस्ट्रियल एरिया, जो कि पुणे के पास आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर एक पॉलिसी है जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस एंड फैब्रिकेशन पॉलिसी। यह महाराष्ट्र सरकार की खुद की पॉलिसी है, तो उसके अकॉर्डिंग भी बहुत सारे लुक्रेटिव इंसेंटिव पैकेज इस प्रोजेक्ट को दिए जा रहे थे। इसके अलावा आप देख सकते हो पावर टैरिफ के ऊपर 1 रुपए की सब्सिडी दी जाती, 750 मेगावाट कैप्टिव सोलर पावर जनरेशन यूनिट बनाने में सरकार मदद करती है। अब देखो क्या होता है ना, कैप्टिव प्लांट क्या होता है, कैप्टिव का मतलब ये होता है, मान लो ये जो प्रोजेक्ट है इसको बहुत सारा बिजली की आवश्यकता पड़ती, तो बिजली या तो ये लोग खरीद सकते थे। इससे अच्छा है कि अगर आपको बड़ी मात्रा में बिजली चाहिए तो आप अपने कंपाउंड में ही यहां पर बिजली का पूरा सेटअप लगा लो। तो ये लोग 750 मेगावाट, इसी को कहा जाता है कैप्टिव, मतलब जो बिजली का प्रोडक्शन हो रहा है वो अपने प्लांट में ही आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसको सेटअप करने में भी जो राज्य सरकार है वो मदद करती। इसके अलावा लैंड, वाटर, पावर चार्जेस, इन सब के ऊपर तो बेनिफिट मिलता ही, लेकिन इसके अलावा यहां पर जो स्टैंप ड्यूटी है बहुत ज्यादा चला जाता है, स्टैंप ड्यूटी, उसको भी वेव करने के लिए तैयार थी। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को एग्जेम्प्ट करने के लिए तैयार थी, और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर सरकार और ज्यादा ऑफर प्रोवाइड करती, इंसेंटिव प्रोवाइड करती। तो ये महाराष्ट्र सरकार बताया जा रहा है कि ऑफर देने को रेडी थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो प्रोजेक्ट है वो गुजरात में गया। तो देखिए यहां पर महाराष्ट्र सरकार भी काफी कॉन्फिडेंट थी इस प्रोजेक्ट को लेकर कि ये प्रोजेक्ट तो महाराष्ट्र में ही आएगा। इसके लिए मैं आपको बताता हूं क्यों, क्योंकि जुलाई के लास्ट वीक में, जैसा कि मैं आपको बता रहा था 1.5 महीने पहले, जो डेलीगेशन है इस कंपनी का वो मुलाकात किया था चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर से, और यहां पर जो प्रेस नोट जारी किया गया था उस प्रेस नोट में यहां पर यही लिखा हुआ था कि वेदांता इज इन एक्टिव डिस्कशन विद द गवर्नमेंट, और यहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है सेमीकंडक्टर के लिए, डिस्प्ले फैब्रिकेशन के लिए, वो सब कुछ सेटअप किया जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर प्रेस नोट में यह भी लिखा गया था कि राज्य के पास काफी ज्यादा स्किल्ड मैन पावर है। वैसे मैं बता दूं कि गुजरात के पास उतना स्किल्ड मैन पावर नहीं है जितना महाराष्ट्र में मिलेगा, और इसीलिए महाराष्ट्र के प्रकार से, क्योंकि इस तरह की जो यूनिट्स होती है ना प्रोजेक्ट, उसमें स्किल्ड पावर की जरूरत पड़ती है, तो गुजरात के पास उतना शायद नहीं है लेकिन महाराष्ट्र के पास है, तो इसलिए इसको प्रेफर भी किया जा रहा था। कनेक्टिविटी भी आपको महाराष्ट्र में मिल जाएगी, चाहे पोर्ट हो गया, डोमेस्टिक सप्लाई चेन हो गए, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, पुणे के पास एक बड़ा शहर है वहां पर होता, और इसकी वजह से 2 लाख से ज़्यादा नौकरियां क्रिएट हो सकती थी। और साथ ही साथ ये भी बोला गया कि यहाँ पर इन्होंने जो लीडरशिप है, स्टेट की लीडरशिप, उन सबके साथ मुलाकात की है। खुद जो शिंदे हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने भी कहा था कि ये विन विन सिनेरियो जो है होने वाला है महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र के पास स्किल्ड मैन पावर है और ये जो प्रोजेक्ट है इनको स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है, और इसीलिए ये जो प्रोजेक्ट है वो महाराष्ट्र के लिए सबसे बेस्ट सूटेड है। और ये जो लैंड है वो जल्द ही इसका जो अलॉटमेंट होगा उसके लिए स्टेट कैबिनेट मीटिंग के तहत इसको पास कर दिया जाएगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ये सब कुछ नहीं हो पाया। फाइनली ये क्वेश्चन ये है कि ये प्रोजेक्ट आखिरकार गुजरात गया कैसे। देखो अब एग्जैक्ट रीजन तो हम सब नहीं पता लगा सकते, लेकिन यहां पर 2 सिनेरियो, जो 2 यहां पर कॉन्ट्राडिक्शंस दिए जा रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला जो रीजन बताया जा रहा है वो ये है कि गुजरात ने और ज्यादा ल्यूक्रेटिव ऑफर इस प्रोजेक्ट में दिया होगा। जो सब्सिडी वगैरह मैंने आपको बताया ना, यहां पर गुजरात ने और ज्यादा ऑफर दिया जिसकी वजह से यह प्रोजेक्ट गुजरात चला गया। लेकिन जो ऑपोजिशन है महाराष्ट्र के अंदर, उन्होंने डायरेक्टली ब्लेम किया है कि यहां पर महाराष्ट्र में, क्योंकि इस समय बीजेपी की सरकार आ गई है और सेंटर में भी बीजेपी है, तो नरेंद्र मोदी जी का जो होम स्टेट है गुजरात, और क्योंकि गुजरात में इलेक्शन होने वाले हैं, आपने देखा होगा अभी अरविंद केजरीवाल वो भी पहुंचे हुए थे गुजरात, तो क्योंकि ये इलेक्शन का सिनेरियो चल रहा है तो एक प्रकार से लुभाने के लिए प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र से गुजरात शिफ्ट किया गया, ऐसा एलिगेशन है।
लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जो गवर्नमेंट है उन्होंने ब्लेम किया है कि महाविकास आघाड़ी की जो गवर्नमेंट थी पहले, उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट थी, उन्होंने अच्छा इंसेंटिव जो ऑफर है वो कंपनी को नहीं दिया था, इसी की वजह से कंपनी वहाँ उधर चली गई है। खैर जो भी कुछ होगा, यहाँ पर आप नरेंद्र मोदी जी का भी ट्वीट देख सकते हो, उन्होंने भी इसकी सराहना की और कहा कि जो MOU साइन किया गया है ये एक स्टेप है टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंट इंडिया, जो एक प्रकार से हम कहते हैं ना आत्मनिर्भर भारत, तो उसमें यहाँ पर बहुत सारा जॉब क्रिएट होगा, भारत में ही हम चीज़ों को बना सकेंगे, MSMEs को काफ़ी बड़े फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि पिछले साल दिसंबर के महीने में ही खबर आई थी कि गुजरात ने महाराष्ट्र को ओवरटेक कर लिया है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हब। ये RBI का डेटा बता रहा था, मैं आपको बताता हूँ कैसे। FY12 से लेकर FY20, FY12 का मतलब हो गया 2011-12 से लेकर 2020 तक, ठीक है। तो ये जो 10 साल का पीरियड है, इसमें अगर हम ग्रॉस वैल्यू एडेड आपको पता है ना, जो सप्लाई साइड होता है जिसमें एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और जो सर्विसेज आता है, ये 3 चीज़ें आती हैं, राइट। तो इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट है, इसमें आप देख सकते हो पिछले 10 साल में गुजरात के अंदर जो एनुअल ग्रोथ हुई है इट इज़ 15.9%। और 2020 में आप देख सकते हो यहाँ पर जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन गुजरात के अंदर, उसकी वैल्यू है 5.1 लाख करोड़। मैं ये मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। GVA के अंदर मैंने आपको बताया ना 3 चीज़ें आती हैं, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, मैं सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूँ। और महाराष्ट्र का अगर आप देखोगे तो इसका जो ग्रोथ है वो सिर्फ गुजरात के से आधा था, जस्ट 7.5%, और गुजरात में 16% के आसपास। और महाराष्ट्र के अंदर जो GVA है मैन्युफैक्चरिंग का इट इज जस्ट 4.34 लाख करोड़। तो ये जो RBI का डेटा सामने आया था उसमें यही बताया गया कि यहाँ पर गुजरात जो है वो नंबर 1 बन गया है मैन्युफैक्चरिंग हब में। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो गुजरात, महाराष्ट्र के बाद नंबर आता है तमिलनाडु का, उसके बाद कर्नाटका और फिर उत्तर प्रदेश। तो ये टॉप 5 स्टेट्स हैं, वो आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर हम सर्विसेज की बात करें, सर्विसेज में महाराष्ट्र नंबर 1 है। सेम पीरियड को अगर आप देखोगे तो 12% से ज़्यादा एनुअल ग्रोथ हुई है और 15 लाख करोड़ का GVA आपको देखने को मिलेगा सर्विसेज में। तो सर्विसेज के मामले में महाराष्ट्र और मैन्युफैक्चरिंग के मामले में गुजरात नंबर 1 पर है। इसके अलावा जो KPMG की रिपोर्ट आई थी उसमें यही बोला गया कि यहाँ पर गुजरात मैन्युफैक्चरिंग में आगे इसलिए बढ़ा है क्योंकि कई सारे रिफॉर्म्स अपनाए गए, जैसे कि सिंगल विंडो क्लियरेंस जो होता है बिजनेस के लिए, लेबर नॉर्म्स में कई सारा उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम जो फैक्ट्रीज में होती है वो लेबर को होती है। तो लेबर के अंदर काफ़ी सारे सुधार करने थे, वो यहाँ पर उन्होंने किया है। और कई सारे जो इंसेंटिव लिंक्ड स्कीम्स होता है वो यहाँ पर गुजरात लेकर आया था, जिसकी वजह से इनको फ़ायदा मिला है। और हायर इन्वेस्टमेंट और रिफॉर्म्स की वजह से गुजरात में पिछले 10 साल में डबल डिजिट ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और इनफैक्ट आप देख सकते हो जो इन्वेस्टमेंट है 10 साल के अंदर वो है आपका 5.85 लाख करोड़। और वही अगर आप कंपेयर करो महाराष्ट्र के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इट इज जस्ट 4 लाख करोड़। तो इसी से आपको समझ में आएगा कि आखिरकार क्यों जो बहुत सारी कंपनीज हैं वो गुजरात में जा रही हैं। तो यही पूरा वीडियो था दोस्तों। आई होप कि इसके अंदर जो कारण थे, क्या क्या चीज़ हो रहा है इस समय, वो आपको पता चला होगा इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपको याद होगा LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये आपका लिस्टेड हो गया राइट। पहले 100% गवर्नमेंट की कंपनी थी, लेकिन अब इसका हिस्सा बेचा जा रहा है। तो यहां पर आपको बताना है कि कितना परसेंट जो है, क्योंकि LIC एक अलग एक्ट से आया था, आपको याद होगा, अलग कानून आया था 1956 का, उसके तहत इसको लाया गया था। तो क्या बता सकते हो कि कितना परसेंट तक ऑटोमेटिक रूट के तहत जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो फॉरेनर्स हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं LIC में, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया UPSC की तैयारी अब आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।